साउंड एकदम ओके है, कोई इशू? हेलो, 1 2 3 4, अब बताएं एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट करें। साउंड एकदम ओके है, कोई इशू तो नहीं है? एक बार बताएंगे सभी, साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? साउंड सबको क्लियर है? कमेंट करेंगे, फिर ये चैट सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबके साथ शेयर कर दें ये, जो भी हो, ठीक? कोई भी बचे ना, सबकी सबके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, सबके साथ शेयर कर दें। अच्छा, कॉपी किताब वगैरह ना लेके बैठें, सिर्फ अपना जो है फ़ोन लेके बैठें और लीड लगा के बैठें, जिससे ध्यान आपका इसी तरफ रहे, ध्यान भटके ना, ठीक है? बाकी आपको डिस्प्ले पे सब कुछ दिखेगा, चैप्टर वगैरह पूरा, आपको किताब लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देखनी है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया था, प्रेमचंद के फटे जूते, जिनके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो अब ये शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए, पहले हम कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करेंगे। तो पहले कहानी पे आते हैं। ठीक। तो प्रेमचंद जी के फटे जूते, आते हैं कहानी पे। प्रेमचंद का एक मित्र मेरे सामने है। ठीक। कहानी की शुरुआत कैसे हुई है? प्रेमचंद का एक मित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक। वो क्या कर रहे हैं? पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। सिर पर क्या है? किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। ठीक। कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर रही हैं। तो क्या कह रहा है? कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर रही है, मतलब जो गालों की हड्डियां हैं वो दिख रही हैं। ठीक, ये कह रहे हैं। ठीक, ये कह रहे हैं। बस इतना सा है। पर घनी
मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, और इनकी जो घनी मूछें हैं वो चेहरे को घना घना बतलाती हैं, मतलब एक तरह से भारी भारी बतलाती हैं। ठीक। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। ठीक, पाँवों में क्या किसके जूते हैं? कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। ठीक, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो आपको कहानी सुनते चलना है, क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं कहानी में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है, मेरी दृष्टि से जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक, वो कहता है मैं सोचता हूँ अगर फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी फिर। ठीक, वो यही कह रहे हैं। तो नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। ठीक, ये कह रहा है। ठीक है, तो नोनू जुड़ चुकी है क्लास में, वापिस। हाँ, बच्चे सभी ज्वाइन करें, कोई भी ऐसा ना हो जो जिनने ज्वाइन ना करा हो। ठीक, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले, मैं अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। तो चलिए, हो गया टाइम, 2 मिनट गए थे, अब आगे बढ़ते हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी नहीं रहा। मतलब वो कहता है ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन पहन के फोटो खिंचवा रहा है और मतलब किसी पे हंस भी नहीं रहा।
कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। ठीक। ठीक। ठीक है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मतलब लोग जो है कई बार मांग के फोटो, जो कपड़े होते हैं कोट वगैरह ये मांग के पहन लेते हैं ताकि फोटो अच्छी आए। इस चीज को बता रहा है वो इसमें। मांग कर वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, मतलब मांग के जैसे गाड़ी वाड़ी ले लेना उससे बारात निकालते हैं। ठीक। और तुमने जूते तक नहीं लिए, तो वो इस चीज को कह रहा है कि तुम इतने साधारण कैसे हो, तुमने जूते तक नहीं लिए, तुम बिगड़ फटे जूते में आ गए। तो वो इसी चीज को दर्शा रहा है। ठीक है। और मांग फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। ये कहता है फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। ठीक। क्या कहता है कि फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है, और तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, मतलब तुम जूते भी नहीं मांग पाए। लोग बीवियां तक मांग लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए और तुम जूते नहीं मांग पाए। तो तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, इसका मतलब है कि तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपट कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूबसूरत देती है। ठीक है। खुशबू देती है। टोपी आठ आने में मिल जाती है, वो कहता है टोपी जो है, जो टोपी होती है वो 8 आने में मिल जाती है। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। वो कहता जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ये कहता है कि जो जूता है वो हमेशा टोपी से क्या रहा है, कीमती रहा है। ठीक। इस चीज को क्या रहा है वो। एक मिनट ठीक। तो क्या जू, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, मतलब तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युगवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अरे तुम क्या क्या कहलाते थे अपनी कहानियों में, पर तुम फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, जो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। वो कहता है मेरा जूता भी कुछ अच्छा नहीं है, जो ऊपर से अच्छा दिखता है पर नीचे से जो है वो फट चुका है। ठीक। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लूहलुहान भी हो जाता है, मतलब जब जूता नीचे से फट जाता है तो वो कहता है पैनी मिट्टी पे रगड़ के तो
खाल फट जाएगी तो लहूलुहान हो जाता है, मतलब खून बहने लगता है। ठीक, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा। कहता है पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर गांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ठीक है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वो कहता है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम्हारा नीचे से तलवा ठीक है पर तुम्हारा अंगूठा बाहर निकल रहा है। ठीक, पर मेरा अंगूठा बाहर नहीं निकल रहा पर नीचे से जूता खराब हो रहा है। तो तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते कि कितना होता है। इसमें ये कहता है तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो। वो कहता है कि तुम जो फटा जूता है जो तुम्हारा, तुम उसे बड़े ठाट से पहनो कि पता नहीं क्या ही पहन लिया। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। वो कहता मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। वो कहता है चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे पर फोटो नहीं खिंचवाऊंगा ऐसी। ठीक है, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। वो कहता है तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है ये मेरे हौसले को एकदम तबाह कर देती है, पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? क्या, वो कहता है क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। वो कहता है उसके ये वही मुस्कान चालू मालूम होती है जो चंदे की शराब भी पी गया, जो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, मतलब जो औरत के कफन के लिए चंदा मिला था उसकी शराब पी गया। ठीक है, ऐसा उसे मालूम होता है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए में तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। ठीक, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। ठीक, वो कहता है चक्कर लगाने से जूता वो फटता नहीं है, घिस भले ही जाता है नीचे से। ठीक, तो और लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी का स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। तो बने रहे हमारे साथ, बढ़िया चैप्टर है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत आवत जात पनेहा घिस गई, आवत जात पनेहा घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। ठीक, वो ये कहता है। तो आगे चलते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो करबो परे सलाम, तिनको करबो परे सलाम, जिनको देख के तिनका भी सलाम कर दे। इसमें इस लाइन का मतलब ये है चलने से जूता घिसता है फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? वो लेखक जो है वो क्वेश्चन करता है कि चलने से जूता घिस तो सकता है पर फटता नहीं है। ठीक, वो कहता है चलने से जूता है वो घिस तो सकता है पर फट नहीं सकता। ठीक है, तो ये वो कहता है कि तुम्हारा जूता फट कैसे गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो जिससे वो फट गया है। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो ये एक तरह से कहावत है कि कोई टीला खड़ा हुआ है, तुमने उस पर जूते मारे जिससे तुम्हारा जूता फट गया है, या फिर तुमने किसी चीज में ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया। ठीक, तुम उसे बचाकर उसके
बगल से भी तो निकल सकते थे। वो कहता है कि तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, जरूर थोड़ी उसमें ठोकरी मारनी जरूरी थी। तो टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। वो कहता है टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, और टीला इस तरफ थोड़ा सा घूम के निकल जाओ। ये कह रहा है वो। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। ठीक, सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है। वो कहता है सभी जो नदियां होती है वो पहाड़ थोड़ी फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम भी तो चली जाती है। आपने देखा होगा कि नदियां जो है कई बार पहाड़ों को तोड़ देती हैं, कई बार अपना रास्ता बदल के साइड से होकर निकल जाती है। वो इसी चीज को दर्शा रहा है। ये देखिए, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। वो कहता तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वो कहता है क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नैन धर्म, ठीक, वही नैन धर्म वाली कमजोरी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नेम धर्म, उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। वो कहता है जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो इससे लगता है नेम धर्म तुम्हारी बंदिश नहीं थी, तुम्हारी मुक्ति थी, तुम्हारी आज़ादी थी। ठीक, तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। वो कहता है तुम्हारी जो पाँव की उंगली है मुझे संकेत करती सी लगती है, जैसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम घृणित समझते हो। घृणित मतलब थोड़ा अलग थलग या थोड़ा बेकार, इस टाइप का घृणित समझते हो। उसकी तरह हाथ की नहीं, उसकी तरह हाथ की नहीं मतलब उसे हाथ की नहीं समझते, पाँव की उंगली से इशारा करते हो, मतलब पाँव की उंगली से इशारा करते हो। वो कह रहा है तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। वो कहता है तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। कहता है तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसके ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। वो कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। वो कहता है मैं सब चीज समझ रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। ठीक है, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। वो कहता है तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। कहता है तुम हम सब पर हंस रहे हो जो जिन्होंने उंगली तो छुपा रखी है पर जो तलवा है वो घिसा रखा है पूरा, क्योंकि जूता नीचे से फट रहा है, तुमने ऊपर से ठीक कर रखा है बस उसे। उन पर जो जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोक कर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है, पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे। वो कह रहा है तुम उंगली के चक्कर में जो है तलवे का नाश कर रहे हो। तुमने ठोकर मारने से तो बच गए, कि तुमने ठोकर मारने से तो बच गए, पर तुम जितना घूम के आए उस चक्कर में तुम्हारा जूता घिस गया और नीचे से पैर तुम्हारा लहूलुहान हो गया। पर मैंने क्या करा, मैंने ठोकर इतनी मारी कि मेरा भले ही जूता ऊपर से फट गया पर नीचे से मेरा पैर एकदम ठीक है। तो इसी चीज को कह रहा है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। वो कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारी हर चीज समझ रहा हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ, जैसे तुम हंस रहे हो। ठीक, तो यही है चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ दिया है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम तथ्य की निकालने की बात करें कि इसमें मेन चीज़ क्या निकलेगी, तो देखिए इसमें जो है, जो लेखक है वो कहता है कि अ, प्रेमचंद जी हैं जो वो व्यक्तित्व के बड़े महान व्यक्ति दिखाए गए हैं इसमें। देखिए कई बार हिंदी में आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपको डायरेक्ट समझना है, क्योंकि हिंदी इतनी आसान होती नहीं जितनी आप समझते हैं। ठीक, हिंदी में बात ये कही जाती है और समझाया कुछ हो जाता है। इसमें इंसान के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। आप कहानी पढ़ेंगे आप सोचेंगे क्या जूता, क्या फटा जूता, क्या तलवा घिसा हुआ बात चल रही है। दरअसल इसमें इंसान के व्यक्तित्व को दिखाया गया है कि वो इंसान
चलते मतलब ठोकर मारते मारते उसने मेरा जूता फाड़ लिया, पर अपने पैरों को नुकसान नहीं होने दिया, तलवों को नुकसान नहीं होने दिया। पर जो बाकी लोग हैं उन्होंने अपने दिखावे के चक्कर में, उनकी फोटो अच्छी आए, ये सिर्फ फोटो की बात नहीं है, समाज में भी लोग दिखावा करते हैं कि हम अच्छे दिखें, उसके चक्कर में वो अपना काफी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। इसी चीज को इसमें, इसका मेन कंटेस्ट यही है दिखाने का। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी के ऊपर की कहानी है जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है। अब जरा हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो इन्हें जानते हैं। बहुत ही मतलब बड़े लेखक हैं, इनका मतलब बोलबाला है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो, मैं हिंदी ऑनर्स से रहा हूँ तो मेरे को पता है, पर अगर आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो बहुत ही बोलबाला है इनका हिंदी में। ठीक, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, जो होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। तो गांव का नाम क्या है? जमानी गांव। देखिए, आप चैप्टर पढ़ लेते हैं कई बार, पर आप क्या करते हैं, आप लेखक के बारे में पढ़ना भूल जाते हैं। आप सोचते हैं लेखक क्या इंपॉर्टेंट होगा, पर आपको ये चीज़ नहीं पता हो शायद, तो मैं बता दूं कि लेखक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, उसकी मृत्यु क्या हुई थी, या लेखक की एक तरह से क्या देते हैं, परिचय बता दो, लेखक का परिचय लिख दो किसी भी लेखक का। अगर मैं लेखक के परिचयों की बात करूं तो मैं आपको इसमें स्टार लगा के दे रहा हूँ। अगर पेपर में परिचय आया किसी लेखक का तो ज़्यादातर चांस है उनमें से एक परिचय हरिशंकर परसाई जी का हो सकता है, ज़्यादातर चांस है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद, इन्होंने एमए करी है। ठीक है, करने के बाद कुछ दिन तक अध्यापन किया। ठीक, सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। तो सन 1947 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन करना चालू कर दिया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। तो कहाँ से निकाली पत्रिका? जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। तो हिंदी संसार में उसकी काफ़ी सराहना हुई। ठीक, सन 1995 में उनका निधन हो गया। तो उनका निधन कब हुआ ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अच्छा, आपसे कोई पूछे हरिशंकर प्रसाद कैसे लेखक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वो एक व्यंग लेखक है, मतलब व्यंग करते हैं, एक तरह से क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन उठाते हैं कि आखिर ये है तो है कैसे। ठीक, हिंदी में दो तरह के लेखक होते हैं, एक जो होते तो वैसे काफ़ी तरह के हैं, पर मेन होते हैं जो एक तरह से व्यंग करते हैं और एक नॉर्मली बात करते हैं। एक जो है बात बता रहे हैं और एक नॉर्मली उसके ऊपर व्यंग करते हैं कि आगे तुमने कहा कैसे, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या एक तरह से नींव क्या है जो तुमने ये कहा। ठीक, तो ये एक तरह से व्यंग करने वाले लेखक हैं, नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते, अगर परसाई जी की कृतियों में है तो हंसते हैं राते रोते हैं, ये इनकी पहली कृति है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है ये। ठीक, रानी आगफनी की कहानी, तो तीसरी है रानी आगफनी की कहानी। ठीक, तट की खोज, ये इनका उपन्यास है। अच्छा, उपन्यास को नॉवल कहते हैं। ठीक, आपने कई बार सुना होगा कि हम नॉवल पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, नॉवल को उपन्यास ही कहते हैं हिंदी में। ठीक, तब की बात और थी, तो एक है इनकी तब की बात और थी, ये भी इनकी कहानी है। भूत के पाँव पीछे, एक ये और है इनकी लेखिका कृति, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की प्रत, ये भी इनकी कृति का है। और पंगड़ियों का जमाना, ये भी इनकी है। तो ये सब इनकी वही हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं सारे एक एक करके बताना तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंत विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखकों ने शोण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। ठीक, उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। ठीक, तो उनका व्यंग लेखन किस चीज की चेतना पैदा करता है? तो परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी
उपस्थिति दर्ज कराता है। ठीक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, वो नॉर्मल भाषा का यूज करते हैं, पर परंतु उनकी जो संरचना के अनूठेपन है, ठीक, के कारण उनकी जो भाषा की जो मारक क्षमता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वृत्ति, सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया इसमें क्या है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो एक बार हम एंड पे पहुंचते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिसका भी आप भला चाहते हैं। ठीक है, और हमारे अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुरली कार्तिक 07 सर्च करेंगे और आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं। ठीक, और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है दी मेटिकुलर 07 नाम से, आप सर्च करेंगे और जुड़ जाएंगे। इसमें आपको अपडेट मिलती रहती है, कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस पर मिल जाएगी। ठीक, और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है दी मेटिकुलर 07, आपको इस पर भी अपडेट मिलती है। अपडेट कोई PDF वगैरह होगी, जो भी होगी हमारे चैनल से जुड़ी, आपकी पढ़ाई से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो इसी पे आएगी। आप इससे जुड़ें और एकदम हमारी चैनल का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छे अच्छे नंबर लाएं। और हालांकि मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और सभी का सम्मान करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। ठीक, तो धन्यवाद। मेरा नाम मुरली कार्तिक, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।